हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के इस ब्लॉग का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया, दुनिया का एक ऐसा देश जो आबादी के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 देश है, लेकिन ओलंपिक स्टेज पे ये पीछे पड़ जाता है। मैं जब आज ओलंपिक के मेडल तालिका का लिस्ट देखता हूँ तो सबसे पहले अमेरिका, देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सारे देश होते हैं और इंडिया काफ़ी पीछे पड़ जाता है। ये 5-6 ब्रॉन्ज मेडल, एक गोल्ड मेडल कभी जीत के आते हैं, कभी नहीं जीत के आते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या कारण है जो दुनिया का ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ पॉपुलेशन होते हुए हम इतने पीछे हैं, और जो छोटे छोटे देश हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वाले देश, इसमें गोल्ड मेडल की भरमार है और ब्रॉन्ज मेडल की भरमार है, सिल्वर मेडल की भरमार है। तो पहले तो ये क्यों है, आज का सिचुएशन क्या है और हमें इसमें सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए, जो हम शायद चाइना जैसे, जो चाइना ने हाल ही के दिनों में कुछ साल पहले ये अपना जर्नी चालू किया और 10-15 सालों में अपने आप को इस तरह से चेंज कर लिया, जो आज वो दुनिया के टॉप कंट्री माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ दी ओलंपिक्स मेडल्स इज कंसर्न। सो ये मेरा एक आज के इस ब्लॉग का टॉपिक होगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं। 1948 में आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक, 1947 में हम आज़ाद हुए और 1948 में आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक खेलने के बाद इंडिया का परफॉर्मेंस हमेशा लिमिटेड रहा। आप पूरी हिस्ट्री को उल्टा करके देखो, हमने कभी भी कोई बहुत बड़े पदक ओलंपिक्स में जीते नहीं। थोड़े बहुत हमने हॉकी में जीते और क्रिकेट वगैरह में हमारा जोर रहा, लेकिन ओलंपिक में जो इतने गेम्स होते हैं, दुनिया के इतने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ हम हमेशा ही पीछे रहे। मिल्खा सिंह, पीटी उषा से लेके पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा तक हमने इंडिविजुअल ब्रिलियंस को हमेशा देखी है, लेकिन टीम स्पोर्ट्स में जो ऐसा कोई गेम जिसमें हम टीम के साथ जीते हों, हमेशा कमी रही है। हमारा सिस्टम हिस्टोरिकल रूप से अनस्ट्रक्चर्ड है, अंडर फंडेड रहा है और जिसने एथलीट्स को पोटेंशियल तक पहुंचने में कठिनाई होती है। आप देखोगे कि हमने सिर्फ अपने एजुकेशन, स्कूल्स, इस पे बच्चों का रुझान कर दिया है। हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बजट हमारा है नहीं। ये बहुत सारे कारण रहे हैं और जिसका परिणाम ये है कि हमारे पास कोई ऐसे न टीम है, न एथलीट्स हैं, न हमारे पास कुछ ऐसे मेडल्स हैं जो हम इस तरह के कोई कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में जाते हैं। अब यदि हम करंट सिचुएशन की बात करें तो पेरिस ओलंपिक तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी इंप्रूवमेंट तो हमने जरूर की है। लास्ट 2 ओलंपिक से आप देखो, स्पेशली मैंने ये गौर किया है कि ये नए गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान देना चालू किया, हालांकि इट्स वे 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 बिलो देन व्हाट इज वी नीडेड। लेकिन अभी भी बाकी नेशंस के कंपैरिजन में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जैसी कंट्रीज कॉन्सिस्टेंटली टॉप पे रहती हैं और हम अब भी गिनती में फिंगर्स कर सकते हैं कि हमने कितने ब्रॉन्ज और कितने सिल्वर जीते। फंड एलोकेशन, ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड एथलीट मेंटल कंडीशन, क्योंकि गेम हमेशा एक फिजिकल फिटनेस के अलावा एक मेंटल फिटनेस भी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम अभी तक अपने लोगों को, अपने एथलीट्स को नहीं दे पा रहे हैं और उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? ये तो बहुत सारे लोग शायद जानते हैं कि इतिहास क्या रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, बट व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? तो सबसे पहले हमारे पास एक सॉलिड केस स्टडीज़ के रूप में चाइना है। चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा नेबर है, एंशिएंट हिस्ट्री है, हमारी जैसी हिंदू सिविलाइजेशन की तरह ही उनके पास भी एक अपना सिविलाइजेशन है। हमारे ही जैसा आबादी के हिसाब से हमारे बराबर और हमसे थोड़ा छोटा एक कंट्री है। इकोनॉमी के हिसाब से हमारे जैसे ही वो 30-40 साल पहले थे, बट उन्होंने अपनी एक प्लान के तहत खुद को इम्प्रूव किया है और आज वो एक टॉप लीडर हैं, इकोनॉमी में भी, गेम्स में भी। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना? सो चाइना की ओलंपिक सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं था। ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक से एक रात में चालू कर दिया। 2008 में, जब 2008 में बेजिंग ओलंपिक से पहले अपने उनके पास एथलीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। उन्होंने $100 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, अपने एथलीट्स को ट्रेन करने में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको फंडिंग किया, सारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ को। चाइना ने अपने ग्रास रूट लेवल से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया। गांव-गांव घूम के, डिस्ट्रिक्ट घूम के जो टैलेंटेड लोग थे, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, एथलीट्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको ट्रेन किया, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी और उनको प्रायोरिटीज़ दी। और हर एथलीट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग उन्होंने एक पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम बनाया। उनकी सक्सेस का एक और कारण उनका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जिसमें उन्होंने स्पेशलाइज्ड कोचिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और लॉन्ग टर्म विजन। उनके स्कूल्स में, एक वीडियो रिसेंटली देख रहा था, उनके नर्सरी स्कूल से हर लेवल पे बच्चों को एक स्पेसिफिक गेम, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के तहत आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग किया जाता है काफ़ी कम एज से, जिसके कारण जब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं तो इनके पास एक काफ़ी बड़ा टैलेंट का पूल हो जाता है। दूसरा, स्पेशल एक्शन इन व्हाट इंडिया नीड्स टू टेक।
तो मैंने ये 4-5 अपने सजेशंस हैं जो मैंने शेयर किए हैं। आप चाहे तो इनको सही जगह पे आप शेयर कर सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं। आपके यदि कोई कॉन्टैक्ट में कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, बॉडीज़, काउंसिलर्स, एमएलए, एमपी हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। पहला, हमें भी ग्रास रूट डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें भी चाइना की तरह अपने ग्रास रूट लेवल पर फोकस करना होगा। हर शहर गांव में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम करने होंगे और उन्हें बेस्ट कोचिंग और फैसिलिटीज़ देना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने पड़ेंगे। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप करने होंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इन्वाइट करना पड़ेगा ये कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स करने के लिए। इन पैसों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करना होगा। और ये ऐसे नहीं हो सकता है कि हमने आज ये चालू किया और कल से हमें ये नतीजे देखने मिलेंगे। इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म विजन एंड एक रोड मैप बनाने होंगे। एक 10-15 साल का रोड मैप तैयार करना होगा, क्योंकि 2008 में जब चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स किया तो उनकी जर्नी 2000 से चालू हुई थी, रादर मैं बोलूँगा उससे पहले से। तो एक 10-15 साल का रोड मैप तैयार करना होगा, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने होंगे कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए, मीडियम टर्म में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। और ओलंपिक साइकिल्स के बाद स्ट्रैटेजीज को रीअसेस करना होगा। सो हर ओलंपिक जब हम इस बीच में खेलें तो रीअसेस करना होगा कि वेयर वी रीच, डू वी नीड टू करेक्ट इट, डू वी नीड टू डू समथिंग एल्स विच वी आर डूइंग टिल नाउ। साइकोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एथलीट्स की मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम देना होगा, जिसमें साइकोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। एंड स्पोर्ट्स एंड गेम इज लाइक अ विनिंग कल्चर। सो इट्स समटाइम it's what we are investing on infrastructure, how we are training our people and how we are training the mindset, the winning culture. So सबसे इंपॉर्टेंट एक विनिंग कल्चर को फोस्टर करना होगा इस इन्वायरमेंट को, कि एथलीट्स को ये महसूस करें कि उनका लक्ष्य सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि जीतना होना चाहिए। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू रियली वांट टू win these many games and the medals, then ये confidence, ये mental setup instill करना होगा लोगों के बीच में। ये मैं जब मैं ये सारे एनालिसिस देखता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है इन कंक्लूजन, एक ऐसा देश जिसमें इतनी पोटेंशियल है, हमारे इतने स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के पास कुछ ना कुछ ऑफर करने का है, उनके लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ है, इतना बड़ा देश है, वी कैन डू अ लॉट, वी कैन डू मिरेकल। एक ओलंपिक स्टेज पर फेल नहीं कर सकता और हमें अपनी गलतियों से सीख करके फ्यूचर बनाना पड़ेगा। अगर चाइना को रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके वो टॉप पे पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर हम सही दिशा में कदम उठाएं तो अगले ओलंपिक्स में हम सबसे आगे होंगे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी में वो ताकत है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने रास्ते सुझाए। आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो सही हैं? क्या आप भी अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं कि हाउ वी कैन बिकम द नंबर 1 कंट्री इन द गेम्स, इन द ओलंपिक्स। और आपको यदि ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द टाइम, टेक केयर योरसेल्फ।